नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा पहुंची आखिरी पड़ाव में। पदयात्रा से जुड़े साधु संत और नामी हस्तियां। कहां शादी में विवाद के बाद हो गया हंगामा, जमकर चले लात घूंसे, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। अयोध्या को अब 25 नवंबर का इंतजार है, जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। होटल्स की बुकिंग फुल बताई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पच्चीस नवंबर की वो तारीख जब राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर इतिहास बनने जा रहा है, एक बार फिर जिसकी दुनिया गवाह बनने वाली है। राम के धाम में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब 25 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर विशेष ध्वजारोहण समारोह होगा। भगवान राम लला के भव्य मंदिर के शिखर पर विजय ध्वज फहराया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 नवंबर की दोपहर 11:55 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। ध्वज को शिखर तक पहुंचने में करीब 5 मिनट का समय लग सकता है। समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी ऊंचाई 11 फीट और लंबाई 12 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होगा। जमीन से जुड़े हुए वो लोग जो गुपचुप तरीके से समाज की सेवा करते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है, फिर वो चाहे किसान वर्ग के हों या प्रधान समाज के लोग हों। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट की एक और मंशा है कि जो वनवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो संत समाज के लोग हैं, उन्हें में भी इस बार आमंत्रित किया है। लगभग 1000 संत शामिल होंगे, तो 5000 से ज़्यादा गृहस्थ समाज के लोग इस बार राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। ध्वज को फहराने के लिए कपड़े को हल्का रखना चाहिए, तो हल्के कपड़े का चयन किया गया है। उस पर सूर्य का एक चिन्ह है और सूर्य के चिन्ह के बीच में ओम बना होगा। राम सूर्यवंशी हैं। हमने तमाम प्राचीन साहित्य को देखा तो पता लगा महाराजा दशरथ के राजवंश का प्रतीक कोविदार वृक्ष था। वाल्मीकि रामायण में कोविदार वृक्ष का वर्णन साधु संतों ने हमें बताया है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 6000 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में 1600 से ज्यादा कमरे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बुक किए गए हैं। श्रद्धालुओं और मेहमानों के लिए शहर भर में व्यवस्था की गई है। राम घाट चौराहा, वासुदेव घाट, लता मंगेशकर चौक, तपस्वी छावनी, वैदेही भवन, मणि रामदास छावनी और रामकोट क्षेत्र में ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की तरफ से 7 जगहों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और 6 जगहों पर खाने की व्यवस्था भी की गई है। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न पर देख सकेंगे। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। होटल, होम स्टे सभी बुक हो चुके हैं। राम मंदिर ने न सिर्फ अयोध्या की तस्वीर बदली है, बल्कि तकदीर भी बदल दी है। राम नगरी में
कारोबार के पंख लग गए हैं। अयोध्या में हर गली हर कोना राम की भक्ति स्वर में गूंज रहा है। राम नगरी में पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उत्सव हुआ था। अब 25 नवंबर के दिन भी ऐसी ही भव्यता दिखने वाली है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 10 दिन की सनातन एकता पदयात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद पदयात्रा का समापन होगा। दिल्ली से शुरू हुई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। 10 दिन की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए। हिंदू राष्ट्र और सनातन एकजुटता के संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर ने आह्वान किया। ब्रज को जितना गंदा बाहर के लोगों ने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। यदि आज ब्रजवासी एकजुट नहीं होंगे तो कल वो दिन दूर नहीं जब ब्रज की 3 रानी, राधा रानी, ब्रज रानी, यमुना महारानी की तो हालत तुम्हें पता ही है। पदयात्रा के 9वें दिन मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची। इस दौरान मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। चिदानंद स्वामी, पुंडरीक गोस्वामी समेत तमाम संत महंतों ने पदयात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम सभी हिंदू सनातनी शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं भारत में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सभी हिंदू शपथ लेते हैं गांव शहरों को भेदभाव छुआछूत मुक्त बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे। हम सब पदयात्रा में फिल्मी सितारों का भी जमावड़ा दिखा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने बाबा के साथ मंच साझा किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शिरकत की। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाहुबली राजा भैया भी पहुंचे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आचार्य भी सनातन जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। मथुरा की 55 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद यात्रा का समापन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलीगढ़ में शादी समारोह जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब बाराती और घराती दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर लौटा। कोई थप्पड़ बरसा रहा है, कोई लात घूंसे चला रहा है, तो कोई कुर्सियों को दनादन फेंक रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। कोई गुस्से में है तो कोई खुद को बचा रहा है। तस्वीरें एक शादी समारोह के दौरान की हैं, जहां जश्न का माहौल तो नहीं, गेस्ट हाउस जंग के अखाड़े में पूरी तरह तब्दील है। घराती और बाराती एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। गेस्ट हाउस में महिलाएं भी हैं जिनके सामने ये घमासान चल रहा है। महिलाएं, बच्चे भी अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस की घटना है। निकाह पढ़ा जा चुका था, दुल्हन की विदाई हुई थी, लेकिन उससे पहले ही हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक शादी में आई एक लड़की पर किसी बाराती ने कमेंट कर दिया, जिसके बाद पहले दोनों ओर से कहासुनी होने लगी। कुछ लोग समझाने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन बाराती और घराती आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस हंगामे में कई लोगों को चोट आई है। लड़की पक्ष वालों ने आरोप लगाया है कि बारातियों ने जमकर मारपीट की है। मेरे अम्मी पापा ने खूब अच्छी तरह से इंतजाम किया था, जैसा होता है सब कुछ कराया, खाना वाना नाश्ता वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ किया था, सारी रस्में पूरी करी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम झगड़ा शुरू हो गया।
झगड़ा शुरू होते ही मेरे अम्मी पापा ने, भैया ने, भाइयों ने, सबने मदद करी, हाथ जोड़े, लड़ाई झगड़ा मत करो, पर कोई नहीं रुक रहा था। सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। मेरे पापा को मारा, मेरे भैया को गले में पकड़ के नीचे गिर लिया था। बड़े वालों को खूब 3-4 लड़कों ने खूब मारा, मेरे बड़े वाले भैया को। कई लोग बुरी तरह घायल हैं। वहीं लड़की ने भी ये आरोप लगाया है कि शादी में दिए जा रहे सामान से दूल्हा पक्ष खुश नहीं था। लड़के का मुंह बना हुआ था दहेज को देखकर। पता नहीं क्या दहेज में मांग करी थी, क्या नहीं है। मेरे पापा ने गाड़ी से लेके, बर्तन से लेके, चम्मच से सब कुछ दिया था। जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ दिया। मेरी पसंद का सब सामान दिया मेरे पापा ने। और पता नहीं फिर लड़का झगड़ा करके मेरे सबको मारा। मेरी एक फ्रेंड को भी मारा। मैंने देखने के लिए भेजा है तो क्या हुआ है, नीचे शोर शराबा सुन के मैंने भेजा है कि नीचे देख क्या हुआ। तो मेरी फ्रेंड गई थी, उसे बेल्ट मारी थी, उसके हाथों पे छप गई हैं, नील पड़ गए। लड़की पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है कि खुद दूल्हा और उसके परिजन हाथापाई पर उतर गए। इससे तंग आकर लड़की ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के बारातियों के साथ घर लौट गया। दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनको वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई थी, जिसके चलते ये मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी हालात खराब हैं। ठंड का मौसम आ चुका है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की हवा भी जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लोगों को खुले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सुबह हो या शाम घर से बाहर निकलने पर धुंध की चादर चढ़ी रहती है, जिससे घुटन बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए GRAP 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा। और डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि सांस लेना ऐसी हवा में बहुत ज्यादा जोखिम है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई है। आखिर क्या होता है GRAP 3? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच पहुंचता है तो ग्रैब 3 लागू किया जाता है। इसके तहत निर्माण कार्य, सड़क बनाने की गतिविधियां, BS3 और BS4 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मोस्टली आंखों में जलन होना, चिड़चिड़ापन होना, सांस में तकलीफ होना, खांसी आना, ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रभावित करती हैं शरीर को। पर लॉन्ग टर्म में अगर ये बहुत दिनों तक आपका पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है तो मेमोरी का लॉस होना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना, एस्थमा का होना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सारी चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यथासंभव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अब सब जगह तो इस पोल्यूशन से बचना, यहाँ से शहरों से निकल के बचना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भी घरों में रहना है तो आपको आंखों को थोड़ा धोते रहिए, बाहर निकले तो चश्मे का इस्तेमाल करिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी यही हाल है। ग्रेटर नोएडा में AQI 418 दर्ज किया गया तो वहीं नोएडा का 395 है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड अपनाने का आदेश मिला है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास का विकल्प दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज हो गया है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी यानी डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं नोएडा से। इस वक्त हम महामाया फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। दरअसल में ठंड की दस्तक के साथ स्मॉग की चादर से ये शहर ढका हुआ है और लगातार आपको बता दें कि जो पोल्यूशन का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नोएडा के AQI, गाजियाबाद की हवा भी दूषित हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोनी इलाका प्रभावित है। यहाँ AQI 408 दर्ज किया गया है। सांस लेना दुभर है। प्रशासन ने नर्सरी से लेकर 5वीं तक ऑनलाइन क्लास कर दी है।
समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहें तो ये जो आपको ये सफ़ेद परत नज़र आ रही है, ये प्रदूषण है जिसने पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में ले रखा है। एक गैस चैम्बर सा गाजियाबाद बन गया है। हालांकि प्रशासन छिड़काव भी कर रहा है, जगह जगह उसका पालन भी कराया जा रहा है। ग्रेड 3 लागू हो चुका है, उसके नियमों को भी पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान देने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में उनकी देखभाल और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। औरैया जिले की एक लड़की अपने प्रेमी की तलाश में लंबा सफर तय करते हुए मऊ पहुंची। मकसद था अपने प्रेमी के साथ शादी करना। लड़के के परिजन पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बाद में दोनों की शादी धूमधाम से कराई गई। 472 किलोमीटर की दूरी नापकर प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। मन में प्रेमी के साथ शादी का संकल्प था, जीवन साथ में बिताने की हसरत थी, लेकिन परिजन शादी को तैयार नहीं हो रहे थे। सोशल मीडिया से शुरू हुई इस लव स्टोरी के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। लड़की औरैया की है। जब परिजन शादी को तैयार नहीं हुए तो वो प्रेमी की तलाश करते हुए मऊ पहुंच गई। लड़का मोहम्मदाबाद गोहना के अलाउद्दीनपुर का रहने वाला है। प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर आ चुकी थी। इसके बाद लड़के के परिजनों से मिलना जुलना हुआ। लड़के के परिजनों को शादी से कोई परहेज नहीं था। लड़की के परिजनों को भी औरैया में सूचना दी गई कि लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं। लड़की के पिता तो शादी में नहीं आए, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों ने शादी में शरीक होकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई दोनों की शादी संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि दूल्हा आशीष दिल्ली हरियाणा में एक निजी कंपनी में काम करता है। सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। जब प्रेमिका आशीष के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। ग्रामीणों के बीच ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। फोन पर शुरू हुआ प्यार शादी में बदल गया। मऊ से अभिषेक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। संत कबीर नगर में 7 साल के बच्चे के गले में 10 रुपए का सिक्का फंस गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने सिक्का निकाल लिया। संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने 7 साल के मासूम को बड़ी राहत दिलाई। उसके गले में 10 रुपए का सिक्का फंस गया था, जिससे वो बेहद ही दर्द में था। स्कूल जाने से पहले बच्चे को उसके परिजनों ने कुछ पैसे दिए थे, जिसमें 10 रुपए का सिक्का भी था। उन्हीं पैसों में 10 रुपए का सिक्का मासूम ने खेल खेल में निगल लिया, जिसकी वजह से वो मुसीबत में आ गया। उसने परिजनों को बताया तो वो हैरान हो गए। अब चिंता की बात थी कि गले में फंसा सिक्का निकलेगा कैसे। बच्चे की जान सांसत में देख परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों ने मासूम की हालत को समझकर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले गए और इस तरह उसका इलाज शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद मासूम के गले में फंसे सिक्के को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। 7 साल का अनंत पांडे शहर कोतवाली क्षेत्र के कसैला गाँव का रहने वाला है, जिसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी जान बचाकर डॉक्टरों ने परिजनों को बड़ी राहत दी। सिक्का उसके गले में काफी अंदर तक फंस चुका था। जिला अस्पताल में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक की मदद से उसके गले में फंसे सिक्के को निकालकर उसकी जान को बचाया गया। संत कबीर नगर से अमित अग्रहरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।